बीए पार्ट थर्ड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख रहे थे और इसके अंतर्गत दोनों प्रश्न पत्रों के रिवीजन का मैंने आपसे ये मैंने कल कहा था कि हम इसको रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसी क्रम में यदि हम इसको रिवाइज करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने की इस बार संभावना है, क्योंकि कोरोना के कारण हो सकता है प्रश्न पत्रों का जो पैटर्न है वो उसमें बदलाव हो। तो इस दृष्टि से हम उसको समझने की और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी उसका रिवीजन करने के लिए तैयार रहें। कल हमने ये पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं विभिन्न विचारकों की वो कौन कौन सी हैं, और आज मैं आपको उनके कुछ महत्वपूर्ण कथन और साथ में वो किस किस विचारधारा से संबंधित हैं बारे में बताऊंगी। ये जैसे अगर आप देखें तो ये अरस्तु का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि वो व्यक्ति जो राज्य में नहीं रहता है वो या तो पशु होता है या देवता। और इसी तरीके से एक और फेमस कथन है अरस्तु का कि राज्य जीवन के लिए आया और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व विद्यमान है। राज्य को लेकर एक टी.एच. ग्रीन का कथन है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि राज्य जो है वो भविष्य में विलुप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ कथन स्वतंत्रता को लेकर भी मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का एक बहुत फेमस कथन है ऑन लिबर्टी के अंदर, और उन्होंने कहा है कि यदि 99 व्यक्ति एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो उस एक व्यक्ति को भी अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। स्वतंत्रता को लेकर ही अन्य कथनों में टी.एच. ग्रीन का जो है कि स्वतंत्रता जो है वो सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं दी जा सकती, बल्कि जो करने योग्य कार्य हैं केवल उन्हीं की स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके साथ ही हम कई विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों की जो शुरुआत है उसमें जो शुरुआती बात कही है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो एक महत्व आगे तक बनाए रखती है। जैसे जॉन जिग-जैग जो हमारे रूसो हैं उनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे पहली पंक्ति है उसमें वो कहते हैं कि स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। और मैकियावेली की बात यदि हम करें तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा उन्होंने बात कही है कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इन सब के पीछे का रहस्य क्या है और वो इनके पीछे क्या कहना चाहते हैं ये हम बात करेंगे। और साथ में यहाँ से इन बातों से उनकी जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं वो भी यहाँ पे स्पष्ट होती हैं। तो यहाँ पे जो आदर्शवादी विचारकों में मुख्य विचारक के रूप में प्लेटो हैं, हीगल हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, ये सामने आते हैं। उदारवादी विचारकों में भी हम टी.एच. ग्रीन का नाम ले सकते हैं, मिल हैं, और लॉक को उदारवाद का जनक हम कहते हैं। सामाजिक समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों माइलस्टोन हैं सामाजिक समझौतावादी विचारक के। और उपयोगितावाद के अंदर बेंथम और मिल। हालांकि मिल ने उपयोगितावाद का संशोधन किया, बाद में उसको चेंज किया। इसी क्रम में वैज्ञानिक समाजवाद के जनक में वैसे जो सिलेबस में लगे हुए हैं कार्ल मार्क्स हैं, वैसे लेनिन, स्टालिन और माओ ये भी सब मार्क्सवादी विचारक हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी आपके पास सिलेबस में कार्ल मार्क्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो अलग अलग विचारधाराओं के जो विचारक हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो किसी भी विचारक ने ये सोचकर अपना चिंतन नहीं दिया कि मुझे इस विचारधारा के आधार पर लिखना है, बल्कि उन्होंने लिखा और जो एक जैसे विचार थे वो एक जगह इकट्ठे हुए और उसके आधार पर एक विचारधारा ने शेप लिया या आकार लिया। तो इस तरीके से ये बात आगे बढ़ी और ये
ये जो पूरा मैंने आपको क्रम बताया है, या ये बहुत ही लगा कि 3 या 4 मिनट में ये बात हुई है, लेकिन इस पूरे क्रम में हज़ारों साल लगे और बहुत से चिंतकों ने, बहुत से विचारकों ने अपने जो महत्वपूर्ण जो अपने जीवन का पूरा अंश था वो इस पूरे चिंतन को दिया। जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में आता है कि बहुत ही गरीब थे, और लेकिन इन्होंने बहुत अपना समय पुस्तकालयों में दिया, और इनके मित्र थे एंजल्स, उनके साथ मिल कर के फिर इन्होंने ये पूरा अपना चिंतन दिया और उनको मज़दूरों का मसीहा कहा गया। इसी तरीके से यदि हम रूसो को लें तो रूसो भी एक सामान्य व्यक्ति थे और बहुत ही आवारा किस्म का उनको कहा गया, लेकिन जब उन्होंने उनके जीवन की दिशा बदली और उन्होंने जो चिंतन दिया वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था, और इस कारण से उन्होंने अपने जो अलग टाइप के विचार रखे। एक बार एक ऐसे कंपटीशन आयोजित हुआ और उस ऐसे कंपटीशन का विषय था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव इतिहास जो है उसको मतलब सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाया है या नकारात्मक रूप में। तो इस पर जो रूसो ने अपना निबंध लिखा उसमें उसको कहा कि इससे विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव सभ्यता के विनाश को आगे बढ़ाया है। इस तरीके के जब थॉट्स उन्होंने दिए, ये डिफरेंट टाइप के थॉट्स थे, तो ये जब विचार आगे आए, सामने आए, तो यहाँ पे फिर एक क्योंकि जो भी चिंतन होता है या चिंतक होता है वो एक अलग तरीके का नज़रिया रखता है, अलग तरीके से सोचता है, और इसी कारण हज़ारों साल बीत जाने पर भी हम केवल एक चुनिंदा जो है 10 या 15 या 20 उनको ही हम पढ़ते हैं, जबकि इस दौरान पता नहीं कितना और कुछ लिखा गया होगा, लेकिन काल क्रम में केवल उन्हीं का अस्तित्व रह पाता है जो कि अपनी प्रासंगिकता वर्तमान में भी लिए हुए रहते हैं। तो इन विभिन्न चिंतकों को हमको कंपैरेटिव तरीके से और परीक्षाओं की दृष्टि से भी हमको पढ़ना है, और साथ में पढ़ तो हमने लिया ही है, लेकिन अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इनको टोटलिटी में लिखेंगे, एक अलग अलग खंड खंड करके नहीं, बल्कि एक पूरी समग्रता में हम इनका अध्ययन करेंगे, और बहुत कम समय में, क्योंकि हमको एक अपना सेकंड पेपर भी कवर करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसको भी हमको देखना है। तो ये एक हमारा रहेगा। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें अभी आपने मेरी सुनी है, और इसी क्रम में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ और यहाँ ये बताऊँ कि बहुत से जो विचारक हैं वो आपस में गुरु शिष्य रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक परंपरा रही, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य मैं बता देती हूँ आपको सिकंदर महान। इनमें यदि हम देखें तो अभी जो आपके सिलेबस में है प्लेटो और अरस्तु, तो उनका जो थॉट है वो भी आपस में मैच नहीं करता है, दोनों एक दूसरे के विचारों से बहुत कुछ सहमत नहीं है। जैसे अरस्तु ने, प्लेटो ने जो है वो, इस पर हमें अलग से बात करेंगे कौन कौन से जो महत्वपूर्ण थॉट्स हैं जो दोनों के डिफरेंस लिए हुए हैं। और इसी तरीके से बेंथम और मिल है, बेंथम के शिष्य है मिल, लेकिन दोनों का जो थॉट है वो मैच नहीं करता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि उनके शिष्य हो तो वो उस बात को फॉलो करें एज इट इज़, वो उसमें कुछ बदलाव और चेंज भी करने की स्वतंत्रता रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो गुरु हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये एक अलग चीज़ है। वहीं से उन्होंने इस बात को सीखा कि किस तरीके से हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम अलग तरीके से सोचना सीखेंगे तभी ये जो मानव सभ्यता है इसका डेवलपमेंट हो सकता है। यदि हम एक ही तरीके से सोचेंगे और हम ये सोचें कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जो हमको हमारा अनुकरण करने वाले हैं वो भी इसी तरीके से सोचें, तो फिर इससे मानव जो सभ्यता है और जो संस्कृति है वो बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाएगी, उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे थॉट्स में होनी चाहिए। ये यहाँ से हमको सीखना है कि हम विभिन्न विचारों को
समझते हुए और उनके जो उनको बताने वाले थे उनके दृष्टिकोण से उन विचारों को समझें और उनको समझते हुए हम विभिन्न विरोधी विचारों के बीच में भी कैसे सामंजस्य रखते हैं। और ये हठधर्मिता जो हमारी होती है कि हम ही सही हैं और हमने जो कहा है वही सही है, वो यहाँ से थोड़ी टूटना हमारी शुरू होनी चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं कि हम एक बहुत सारे एक ही चीज़ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किस तरीके से कहा है, तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग किस तरीके से हो सकता है, ये हमको यहाँ पे सीखना है। और एक स्वतंत्र रूप से चिंतन करना भी हमको सीखना है। क्योंकि सोचते तो हम रहते हैं, लेकिन एक दिशा में हम उसको किस तरीके से सोच सकते हैं, तो इस प्रश्न पत्र को पढ़कर ये सब बातें भी हमें समझने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। तो आज जो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं उन सब को आप नोट डाउन करिए और उनमें से छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए। और आपके यदि कोई प्रश्न हो तो मुझे आप लिख दीजिए और उसके अंतर्गत यदि ऐसा कोई बिंदु आता है जो सबके सामने हमें डिस्कस करना चाहिए, तो हम उसको आगे के जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और कुछ सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ आपके लिए, आप उनका उत्तर तलाशने की कोशिश करिएगा और ढूंढिएगा कि उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। अगली क्लास में हम उनको हल करेंगे। जैसे मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि ऐसे कौन से ऐसी कौन सी बात है जो अरस्तु को पसंद नहीं थी प्लेटो की, जिसका कि उन्होंने विरोध किया। और साथ में ये भी एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जो मैकियावेली हैं उन्होंने जो अपनी एक पूरा जो ऐसा क्यों कह दिया कि एकदम से ही बिल्कुल कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो इसके पीछे उनका ये थॉट उनके कहाँ से आए और क्यों उन्होंने इस तरीके से कहा, तो ये आप सोचिए। एक सवाल ये भी आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि इंग्लैंड में ही हॉब्स पैदा हुए, इंग्लैंड में ही लॉक पैदा हुए, लेकिन हॉब्स ने मानव के स्वभाव को बहुत ख़राब बताया और लॉक ने मानव के स्वभाव को बहुत अच्छा बताया। तो ये डिफरेंसेस क्यों हुए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप तलाशिए और तलाशते हुए आप कोशिश करिए इनको हल करने की, क्योंकि बड़े ही रोचक प्रश्न हैं ये। और अगली क्लास में हम इनको हल करेंगे। तब तक के लिए आपको जो बात बताई गई है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी लगता है इम्पॉर्टेंट उसको आप नोट डाउन करें और आगे के लिए जो सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही।